अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लाइव एट 5 में खुशामदीद। मैं हूं शेर दिल खान। प्रोग्राम में शामिल होती हैं अहम खबरें और हासिल करते हैं उन पर तज्जिया। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की ज़ेर सदारत आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ। कुछ अहम फैसले लिए गए। खास तौर पर हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मौखर कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म की मामले खुसूसी बराए इत्तलात व नशरियात फिरदौस आशिक आवान ने अब से कुछ देर पहले एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जामियात और तलबा पर जोर दिया है कि मुल्क की पायदार तरक्की के हुसूल के लिए तहकीकी काम जारी रखें। आज बड़े यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से वो खिताब कर रहे थे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अफ़गान अवाम को अपने मुस्तक़बिल का फैसला खुद करना है। खित्ते में मरबूत रवाबित और तिजारत के लिए अफ़गानिस्तान में क़याम अमन जरूरी है। बात होगी शहर क़ायद की। हीट वेव के असरात नुमाया होने लगे हैं। शहर का मौसम इंतहाई गर्म हो गया है। इस वक्त क्या सूरत हाल है जानने की कोशिश करेंगे महकमा मौसमियात से, और किस तरह इस हीट वेव से बचा जा सकता है इस पर भी बात करेंगे। और एक अच्छी खबर, मामले खुसूसी बराए सेहत ने मरासला जारी किया है, और मरासला है तंबाकू नोशी के कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद के हवाले से इसकी एक हिकमत अमली तरतीब दी गई है। उस पर अमल दरामद किस हद तक मुमकिन हो पाया है इस पर हम बात करेंगे। और साथ ही साथ एक और अच्छी खबर, आबादी के लिहाज से पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में पॉलीथीन बैग्स पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने यह फैसला किया है। इसकी भी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो पाएगी इस पर बात करेंगे आज। और आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जैज म्यूजिक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। टूर मैचेस की बात करेंगे। पाकिस्तानी टीम बरतानिया में मौजूद है। नॉर्थहैम्पटनशायर के साथ मैच में पाकिस्तान ने कामयाबी समेटी 8 विकेटों से, और खास बात रही फखर जमान की सेंचुरी। ये तो टॉप स्टोरीज थी, आपने जान ली। इनकी तफसील होगी, तज्जिया होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। का जो बार है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। एक चमकता हुआ और एक नया पाकिस्तान नमोदार हो सकता है, वो उन सारी चीजों की अक्कासी करेगा जिसकी बुनियाद पर लोग उम्मीद लगाते हैं। इस कौम में इतनी ताकत है और इतना एनलाइटनमेंट है कि ये खुद अपने आप को उठालेगी। हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि अब पाक अमेरिका ताल्लुकात किस नहज पे। मैं वेस्टर्न माइंड को इन सबसे बेहतर समझता हूँ। वो अपने इंटरेस्ट के लिए खड़े होते हैं, हमारा काम है अपने इंटरेस्ट के लिए खड़े हो। मैंने फैक्ट्स प्रेजेंट किए हैं कि किस मुल्क ने इतनी कुर्बानियां दी हैं आपके लिए जितनी पाकिस्तानी, और आप हमें बुरा भला कह रहे हैं। अगर अफगानिस्तान के हालात बेहतर होते हैं, पाकिस्तान बेनिफिशरी होता है। क्या वजह बनी कि नवाज शरीफ साहब की जो नाकदीन है वो कहते हैं कि जब वो वज़ीर-ए-आज़म होते हैं तो इदारों के दरमियान एक
टकराव की कैफियत पैदा हो जाती है। देखिए बात इतनी है कि जो हमारा ओरिजिनल बयानी है मुल्क आइन के मुताबिक है। तो क्या वजह है कि जितनी भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस आते हैं उसमें सिंध पीछे है पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा। ये पहली बार है जब एक सिंध प्रोविंशियल हुकूमत ह्यूमन इंडिकेटर्स पर काम कर रही है, और ये एक लंबा सफर होगा और सपोर्ट के बगैर और प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट के बगैर हम इसी पर मसाइल हल नहीं कर सकते। Your perspective of Pakistan and what would be your memories about our country? I am very pleased because I see a very promising future for this country. I see a lot of commitment. I see passion to transform the country. मॉर्निंग शो होना चाहिए, मगर कैसा? जहां बढ़े कदम कदम रोशन पाकिस्तान। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे सबसे बड़ी खबर। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की ज़ेर सदारत आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ, कुछ अहम फैसले लिए गए। इसके हवाले से आगाह कर रही थी अब से कुछ देर पहले मामले खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म की बराए इत्तलात फिरदौस आशिक आवान साहिबा। और ख़ास जो बात इस काबीना के इजलास में सामने आई, जो सबसे बड़ी खबर सामने आई, वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा तजवीज़ किया गया था उसको अब मौखर कर दिया गया है, और उस हवाले से एक मैकेनिज्म जो है उसको फॉलो करने की हिदायत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जारी की हैं। इस पर हम तफसील जानते हैं। इकरामुल्लाह महसूद पाकिस्तान टेलीविजन के नुमाइंदा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। इकराम, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। बताइएगा आज के होने वाले इजलास में और कौन कौन से अहम फैसले लिए गए हैं और पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से क्या हिदायत दी गई हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से? जी बिल्कुल, पाकी काबीना का इजलास वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में आज हुआ, इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में मजमूई तौर पर 13 नुकाती एजेंडा जो है एजेंडों पे के नुकात पर जो है गौर किया गया, जिसमें जिस तरह आपने जिक्र किया पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से प्राइसेस बढ़ाने के हवाले से बात की जा रही थी, चूंकि आलमी मार्केट में जो है प्राइसेस बढ़ी हैं। तो इस हवाले से काबीना ने आवामी मुश्किलात को देख के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि चूंकि महंगाई के हालात की वजह से इस वक्त जो है इस फैसले को महंगाई के हवाले से जो ओगरा की सिफारिशात थी, काबीना ने फैसला किया कि ये वापस ईसीसी को ये भिजवा दिया कि इस पे दोबारा से असर इसका जायजा ले। और कीमतें इस वक्त ये कि काबीना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का फैसला मौखर कर दिया। इसके अलावा रमजान मुबारक पैकेज के हवाले से बात की गई और इस बाबत महीने में लोड शेडिंग खत्म करने के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दी गई, जबकि साथ जो दफ्तरी औकात है उसके हवाले से भी ये फैसला किया गया कि रमजान मुबारक में ऑफिशियली जो दफातर की जो टाइमिंग होगी वो सुबह 10 से शाम 4 बजे तक होंगे। ठीक। इसके अलावा जी बाकी एजेंडे में ओवरऑल तो वज़ीर-ए-आज़म ने हालिया दौरा किया था चीन का, उस हवाले से काबीना ने वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद दी है और चीन के साथ जो तरफा ताउन की जो मुज़ाकरात हुए थे और मुआहदे MOUs पे साइन हुए थे, उस हवाले से एक कामयाब दौरा करार दिया गया। और वज़ीर-ए-आज़म ने जो इस दौरे के दौरान जो MOU
MOU पे साइन हुए थे, चीन के साथ ML1 पे MOU साइन हुआ है। इस तरह ज़राअत और गुर्बत के खात्मे से मुतल्लिक जो है मफाहमत की यादाश्त पे दस्तखत हुए हैं। ठीक है, जी जी। अच्छा इकराम, इसके अलावा जो अवामी मफाद के मामलात हैं उन पर बिल्स लाने की बात भी जो मामले खुसूसी बराए इत्तलात है उन्होंने की है, इस हवाले से क्या डिस्कस हुआ आज काबीना में? जी, ये भी खास अहम इशू था जो मौजूदा गवर्नमेंट जब वजीर माओन खसूसी इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिकावा ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि मौजूदा 7 बिल में से जो गवर्नमेंट की जानिब से तैयार की गई हैं 5 जो है काबीना के सामने लाए गए जो समाजी मसाइल से मुतल्लिक हैं। ठीक है, जिसमें इन्फोर्समेंट ऑफ वीमेन प्रोटेक्शन बिल है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, मतलब जो समाज के हवाले से जो है जिसमें बर वक्त और सस्ता इंसाफ को यकीनी बनाने के हवाले से हैं। फिर इस तरह मुकदमे हो जो कि 1.5 साल से 2 साल के अंदर जो निपटाए जाना जरूरी हो, इस तरह के कुछ पेश किए जा रहे हैं पार्लियामेंट में। इस तरह जो फौतगी है उसको डेथ सर्टिफिकेट वगैरह के उमूर जो है वो डायरेक्ट नादरा से मुंसलिक किए जा रहे हैं। चाइल्ड एब्यूज के हवाले से, चाइल्ड एब्यूज रोकने के हवाले से जो कानून साजी लाई जा रही है, खासकर स्कूलों में जो बच्चों पे असातिज़ा की जानिब से तशद्दुद के वाक़यात हो रहे हैं, इस पे खसूसी तौर पे बहुत शुक्रिया इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन के नुमाइंदा हमें अपडेट कर रहे थे आज होने वाले इजलास में जो नकात डिस्कस किए गए हैं, जो फैसले लिए गए हैं उससे आगाह कर रहे थे। और ख़ास बात यह कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक तजवीज़ थी ओगरा की, उसको अभी रोक लिया गया है, मौखर कर दिया गया है और एक हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी, दोबारा से इसको ECC की तरफ भेजा जाएगा और देखा जाएगा कि क्या इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्योंकि रमज़ान की आमद से पहले अगर ये फैसला लिया जाता तो एक और महंगाई की जो सूरत हाल है वो डेवलप होती, तो इस कौमी मुफाद में, अवाम के मुफाद में ये फैसला किया गया है कि अभी जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं उनके रेट्स नहीं बढ़ाए जाएंगे। ऐसे मौके पर जब इंटरनेशनली पेट्रोलियम प्राइसेस के जो रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके मुताबिक उस रेट को ट्रांसलेट करना होता है, लेकिन उसको अभी रोका गया है, उसको अभी फैसला जो है वो नहीं हुआ और उसको मौखर कर दिया गया। आपको आगाह रखेंगे इन तमाम फैसलों के हवाले से, आगे बढ़ेंगे और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की बात करेंगे। आज बहरिया यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन था, उस कॉन्वोकेशन से खिताब कर रहे थे सदर मुमलिकत और साथ ही साथ उन्होंने वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनमें सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए और एजाज़ात भी तकसीम किए और खिताब करते हुए स्पेशली उन्होंने जो रिसर्च है उस पर फोकस किया है कि कौमें दुनिया भर में वही तरक्की करती हैं जो तालीम पर तवज्जो देती हैं, जो तहकीक पर तवज्जो देती हैं। और जो हमारे साइंटिस्ट हैं या हमारे जितने पढ़े लिखे नौजवान हैं उनका अब ये फोकस होना चाहिए कि वो तहकीक के ऊपर, रिसर्च के ऊपर काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा मकाले लिखें और जो ताकि इससे पूरी की पूरी जो सोसाइटी है उसमें कंट्रीब्यूशन होता है। और पाकिस्तान में बेहद इसकी ज़रूरत है कि रिसर्च की जाए और जामियात को भी उन्होंने स्पेशली कहा है कि जामियात में भी ये जो रिसर्च का एक सेगमेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर होना चाहिए ताकि वहाँ पर स्टूडेंट्स रिसर्च करें, फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, लैब्स होनी चाहिए और पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए रिसर्च के हवाले से, ताकि जो दुनिया भर में बहुत तेज़ से तरक्की हो रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान में भी उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके और फ़ायदा उठाया जा सके, सोसाइटी उससे फ़ायदा उठा सके। ये तो बात हुई कुछ कॉन्वोकेशन की, आगे बढ़ेंगे और थोड़ी सी बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से। आज मुज़ाकरात का दौर हुआ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान और इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक अहम खिताब किया और स्पेशली जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात करते हैं तो दोनों ममालिक के जो इंटरेस्ट हैं, पूरे खत्ते के जो इंटरेस्ट हैं वो जुड़े हैं अमन के साथ और अमन की कोशिशें की जा रही हैं। इस पर हम बात करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद खान साहब सीनियर तजज़ियाकार हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। बात है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी की, तो जिस तरह वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि क़याम अमन जब तक नहीं होगा तरक्की नहीं हो सकती और दोनों मुल्कों के जो इंटरेस्ट हैं वो एक दूसरे से जुड़े हैं। यहाँ पर अमन होता है तो वहाँ होता है, वहाँ अमन होता है तो यहाँ पे भी अमन होता है। तो किस तरह
اب ان मुज़ाकरात के दौर को आप देख रहे हैं, कुछ पॉजिटिविटी आगे बढ़ रही है, कुछ उम्मीद की जा सकती है पीस प्रोसेस की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मुझे लगता है कि कोई स्टेलमेंट जैसा कोई माहौल है। उसकी वजह ये है कि तालिबान से ये तवक्को की जा रही है कि वो मुस्तकिल जंगबंदी का पहले ऐलान करे, तो वो उनके लिए तैयार नहीं है। उसके बाद जो है मुज़ाकरात के लिए तालिबान का जो डेलीगेशन है उसमें तो बड़ी क्लैरिटी है, लेकिन जो अफगान गवर्नमेंट है या दूसरे जो स्टेक होल्डर्स है, उन्होंने पहले तो बहुत सारे लोगों को जो है उनका नाम लिया, उन्होंने कहा कि ये सारे करेंगे। उसकी वजह से जो कतर के मुज़ाकरात थे वो पोस्टपोन हुए। अभी मेरे ख्याल में आज या कल में उन्होंने कुछ ऐसे फैसले किए हैं जिसमें से शायद कुछ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि हुकूमत का हिस्सा भी हैं, वो शायद अगर बातचीत के लिए राजी हो तो फिर ये बातचीत आगे जा सकती है। फिर वो इशू है तालिबान पर पाबंदियों का यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, उनकी मूवमेंट के ऊपर अफगान गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो भी जो है अभी तक पूरी तरह उठी नहीं है। दोनों साइड ने जो है अपने स्प्रिंग ऑफेंसिव का ऐलान भी किया है, जिसका प्राइम मिनिस्टर ने भी जिक्र किया है कि ये बड़ी अफसोस की बात है और तशवीश की बात है पाकिस्तान के लिए, अफगानिस्तान, अमेरिका और पूरे साउथ एशिया के लिए। तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल सही बात है कि जनबंदी का दोनों की तरफ से जब तक ऐलान नहीं होता तो मेरे ख्याल में ये जो है पीस के हक में नहीं है। दूसरी बात ये देखें, जिस तरह कल DGISPR ने जिक्र किया कि अभी तक जो है जो मौजूदा हुकूमत अफगानिस्तान है वो पाकिस्तान के मामलात में खुसूसन जो एक्स फाटा था उसमें वो अभी तक इंटरफेयर कर रहे हैं और PTM जैसे लोगों को जो है वो रॉ और NDS की मदद से उनको सपोर्ट कर रहे हैं। उस तरह की जो चीजें जो है वो भी अमन के लिए जो है वो नामुनासिब हैं और मेरे ख्याल में इसके ऊपर भी वैसे दिलचस्प बात नहीं है जनाब साहब कि अगर एक तरफ से बयान चला जाता है वहां पर अमन के क़याम के हवाले से तो वो इसको मुदाखलत तस्वुर करते हैं, जबकि बराह रास्त उनकी जो एजेंसीज हैं वो पाकिस्तान में ऐसे लोगों को फंड करती हैं जो पाकिस्तान में इंतशार फैलाते हैं। तो दिलचस्प सूरत हाल नहीं है कि एक बयान को वो मुदाखलत समझ लेते हैं, इसको वो मुदाखलत समझते नहीं है? जी, तो यही मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी बातचीत है। देखें कि पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा था कि जब तक एक इंटरिम गवर्नमेंट का अफगानिस्तान में क़याम नहीं होता तो आगे बातचीत बढ़ने का जो है वो तवक्कुआत बहुत कम है। तो उन्होंने तो एक पॉजिटिव किस्म की एक सजेशन दी थी जिसको उन्होंने कहा कि ये इंटरफेरेंस है, जबकि यहाँ पे जो है ना वो खुली इंटरफेरेंस कर रहे हैं और इलाके के अमन को मेरे ख्याल में बहुत खराब कर रहे हैं। तो ये चीजें मेरे ख्याल में हमें US गवर्नमेंट के साथ जो है ये उठानी चाहिए और सरमे खलीदार साहब जब आते हैं उनके साथ भी आई एम श्योर के फॉरेन ऑफिस ने जिक्र किया होगा और उम्मीद करते हैं कि अफगानिस्तान की हुकूमत जो है वो इस तरह के इक़दाम से बाज आएगी। अच्छा, आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने कहा कि इस वक्त सूरत हाल जो है वो ऐसी है कि जिसमें तीनों या जितनी भी पार्टीज हैं उनके दरमियान ट्रस्ट नहीं है, तो जब तक ट्रस्ट नहीं होगा तो ये मामला आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि इस खित्ते में हम तरक्की की, खुशहाली की बात करते हैं, तो उसके लिए अफगानिस्तान में अमन बड़ा ज़रूरी है और हम चाहते हैं कि इस तरक्की और खुशहाली का असर अफगानिस्तान पर भी हो, अफगानिस्तान भी कुछ गेन करे और उनके जो गुर्बत है उसका खात्मा मुमकिन हो पाए। तो क्या ये सोच अफगान हुकूमत के अंदर, तालिबान के अंदर या जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं ये नहीं है कि हमने इस इलाके की, इस खित्ते की बेहतरी चाहनी है तो उसके लिए तो कड़वा घूंट भरना पड़ेगा? जी बिल्कुल, देखिए बदकिस्मती से मेरे ख्याल में ये इस तरह की जो फीलिंग है वो अफगान लीडरशिप में इस वक्त नहीं है। इसलिए जब तक मेरे ख्याल में अमन नहीं आएगा तो जो तरक्की है और जो हम बात कर रहे हैं कि जी अफगानिस्तान किसी तरीके से जो है ना उसी पैक का हिस्सा बने और उसकी जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, तो वो बड़ी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरे ख्याल में दोनों साइड जो है वो एफर्ट कर रहे हैं, इसमें चाइना भी इन्वॉल्व है, शायद रशिया भी इन्वॉल्व है कि ये जो है आपस के इंट्रा अफगान डायलॉग जो है उसमें जो है जल्द से जल्द कोई प्रोग्रेस हो और वो तब तक नहीं हो सकता जब तक कि मेरे ख्याल में दोनों साइड जो है अपनी पोजीशन जो है रिजिड पोजीशन में जब तक कोई लचक नहीं दिखाएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रजा मोहम्मद खान साहब, सीनियर तजज़ियाकार,
हमसे बात कर रहे थे पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से। और एक और मुज़ाकरात का दौर हुआ और बात यही है कि जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है उसको दूर करना होगा, यकीन करना होगा, एतमाद करना होगा एक दूसरे के ऊपर, ताकि इस खित्ते को हम अमन का गहवारा बना सकें, खुशहाली लाई जा सके, तरक्की लाई जा सके। और यही विजन है लीडरशिप का पाकिस्तान में भी और इस खित्ते के बाकी जो बड़े ममालिक हैं उनकी लीडरशिप में भी ये सोच, ये विजन होना चाहिए कि किस तरह इस पूरे खत्ते में तरक्की और खुशहाली लाई जा सकती है। यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे कराची के मौसम की। कराची में गर्मी की शिद्दत बढ़ गई है, जो हवाएं चलती हैं वो चलना बंद हो गई हैं और पारा जो है वो 40 को क्रॉस कर गया है। क्या वजूहात है, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। का जो बार है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। एक चमकता हुआ और एक नया पाकिस्तान नमूदार हो सकता है, वो उन सारी चीजों की अक्कासी करेगा जिसकी बुनियाद पर लोग उम्मीद लगाते हैं। इस कौम में इतनी ताकत है और इतना एनलाइटनमेंट है कि ये खुद अपने आप को डालेंगे। हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि अब पाक अमेरिका ताल्लुकात किस नहज पे। मैं वेस्टर्न माइंड को इन सबसे बेहतर समझता हूँ। वो अपने इंटरेस्ट के लिए खड़े होते हैं, हमारा काम है अपने इंटरेस्ट के लिए खड़े हो। मैंने फैक्ट्स प्रेजेंट किए हैं कि किस मुल्क ने इतनी कुर्बानियां दी आपके लिए जितनी पाकिस्तानी, और आप हमें बुरा भला कह रहे हैं। अगर अफगानिस्तान के हालात बेहतर होते हैं, पाकिस्तान बेनिफिशरी है उससे। क्या वजह बनी कि नवाज शरीफ साहब के जो नाकदीन हैं वो कहते हैं कि जब वो वज़ीर-ए-आज़म होते हैं तो इदारों के दरमियान एक टकराव की कैफियत पैदा हो जाती है। देखिए बात इतनी है कि जो हमारा ओरिजिनल बयानिया है मुल्क आइन के मुताबिक है। क्या वजह है कि जितनी भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस आते हैं उसमें सिंध पीछे है पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा। ये पहली बार है जब एक सिंध प्रोविंशियल हुकूमत ह्यूमन इंडिकेटर्स पर काम कर रही है, और ये एक लंबा सफर होगा और सपोर्ट के बगैर और प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट के बगैर हम इस चीज पर मिसाइल हल ये नहीं कर सकते। योर पर्सपेक्टिव अबाउट पाकिस्तान and what would be your memories about our country? I am very pleased because I see a very promising future for this country. I see a lot of commitment. I see passion to transform the country. देख रहे हैं प्रोग्राम सोचना होगा और मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। बलूचिस्तान में इस टाइम 1500 to 2000 पानी नीचे चला गया, डेप्थ में चला, और उसकी वजह सिर्फ एक ही है, जिसका जो जी चाहता है 500 फीट पे 1000 फीट पे एक ट्यूबवेल बना देता है। लोग ये नहीं कहते कि हमें साफ पानी चाहिए, लोग कहते हैं हमें पानी दो। I wish to say 99.9% Chinese love Pakistan. जुडिशियल रिफॉर्म कौन लाएगा, किसकी ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अब तक क्यों हम इस पर काम नहीं करते? आप एक प्रोग्राम करें जुडिशियल रिफॉर्म के ऊपर तो हम यहाँ मौजूद हैं। क्या आपके पास ये रेगुलर प्लेटफॉर्म है जिसके तहत ये रेगुलर एडवाइस जो है गवर्नमेंट के पास जा रही है? नहीं। क्या गवर्नमेंट इसको एज ए लीड ले रही है? नहीं। जब एक सानिया होता है, एक इवेंट होता है, उसके बाद आपके रिप्रेजल के तौर के ऊपर आपको मुख्तलिफ इवेंट्स नजर आते हैं, मुख्तलिफ लोग जो है उसको आगे लेके चलते हैं। मिलिट्री कोर्ट्स भी APS के बाद आई, जो शायद हमें पहले सोचना चाहिए। पुराना दौर चला गया नवाबों सरदारों वाला। खान साहब ने मुझ जैसे वर्कर को बराबरी की बुनियाद पे मौका दिया। आपकी नजरियाती वोटर है, उस नजरियाती वोटर वो आपसे ये पूछता है कि ये 6 नुकात और 6 नुकात बड़ा फर्क नहीं है। वो जो निकात मैंने पेश किए थे सुप्रीम कोर्ट में, जब सुप्रीम कोर्ट में आप कुछ पेश करेंगे उसका मैार कुछ और होगा, और हुकूमत के सामने कुछ पेश करेंगे उसका मैार कुछ और होगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। बात करेंगे कराची की मौसम की, और मौसम कराची में तेजी से गर्म हो रहा है। हीट वेव के असरात जो है वो नजर आ रहे हैं, और महकमा मौसमियात के मुताबिक पारा जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड को
क्रॉस कर गया है, 41 तक पहुंच गया है और जो समुद्री हवाएं चलती हैं वो कट ऑफ हो गई हैं, वो नहीं चल रही, जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है, बढ़ गया है। और इस हवाले से हिदायत भी जारी कर दी गई हैं कि किस तरह इस हीट वेव से बचा जा सकता है। तो ओवरऑल जो कराची के मौसम में एक तब्दीली आई है, जो हीट वेव हमने देखा था कि कुछ सालों पहले भी काफ़ी ज़्यादा हीट वेव्स आई थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ था, लेकिन इस बार क्या तैयार है हुकूमत, इस पर भी बात करेंगे। और मौसम कब तक गर्म रहेगा, कब तक उम्मीद है कि ये मौसम बेहतर होगा, और जो कराची शहर में जो ख़ास तौर पर जो समुद्री हवाएं चलती हैं, जब वो कट ऑफ होती हैं तो उसके बाद हम देखते हैं कि टेम्परेचर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और उससे काफ़ी ज़्यादा मसाइल भी पैदा होते हैं। और जहाँ तक इससे बचने की बात है तो एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए। जो लोग बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, जो ख़ास तौर पर दिन के वक्त बाहर निकलते हैं, वो अच्छे तरीके से अपने आप को ढांपें ताकि जो धूप है वो ज़्यादा मुतासर ना कर सके। साथ ही साथ जो मशरूबात हैं, पानी है, उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए और बचा जाए, गैर ज़रूरी बाहर निकलने से गुरेज किया जाए। और अगर ट्रैवल करना भी है तो ये तैयारी भरपूर होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट फूड का इंटेक हो, फ्रूट्स का इंटेक हो, मशरूबात, पानी का इंटेक हो, तो इससे बचा जा सकता है। और इसके अलावा ये असरात कब तक रहेंगे ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। बताया जा रहा है कुछ महकमा मौसमियात की जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक 1 मई से 3 मई तक हीट वेव का जो इंतबाह है वो जारी किया गया है, लेकिन उससे पहले ही आज यानी 30 तारीख को ही हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी कराची शहर में नज़र आ रही है और जो नमी का तनासुब है, ह्यूमिडिटी है, वो भी कम होकर 9% तक आ गई है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत जो है वो ज़्यादा महसूस हो रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि 3-4 दिनों तक ये मामला रहेगा, उसके बाद दोबारा से जो समुद्री हवाएं हैं वो चलना शुरू हो जाएंगी और फिर उसके बाद जो टेम्परेचर है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। तमाम अब्बासी शहीद अस्पताल इंतजामिया ने और दीगर अस्पतालों ने हीट वेव से बचने के लिए जो इक़दामात हैं वो कर लिए हैं। स्पेशल जो उनके इंतजामात होते हैं वो उन्होंने कर लिए हैं, लेकिन उससे पहले ही आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू और हुकूमती सतह पर आगाह किया जा रहा है कि किस तरह हीट वेव से बचा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे और कुछ बात करेंगे सेहत के हवाले से ही बात हो रही है, तो 2 अहम खबरें आज हम शेयर करना चाहते हैं। एक तो एक मरासला जारी किया है, जो मरासला खास तौर पर तंबाकू नोशी के हवाले से जो कानून बनाए गए हैं उस पर अमल दरामद का है। वज़ीर-ए-आज़म के सेहत के हवाले से मामले खुसूसी डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह मिर्ज़ा की हिदायत पर ये मरासला जारी किया गया। खासतौर पर 4 सूबों के चीफ सेक्रेटरीज को और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को ये मरासला जारी किया गया और हिदायत की है कि जो एक हिकमत अमली है तंबाकू नोशी को रोकने के हवाले से, एक प्लान जो तरतीब दिया गया है उस पर अमल दरामद हो और किसी किस्म की भी कोई प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या कहीं पे भी बिलबोर्ड्स के थ्रू या और सोर्सेज पर इसको नशर ना किया जाए। तंबाकू नोशी के हवाले से जो एडवर्टीजमेंट्स हैं उनको कम्प्लीटली बैन किया गया है, उस पर पाबंदी लगाई गई है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मसला तंबाकू नोशी का है कि पाकिस्तान भर की बात करें तो बहुत ज़्यादा मरीज तंबाकू नोशी के बाद आते हैं और सालाना 1,60,000 अफराद मौत के मुंह में चले जाते हैं इस तंबाकू नोशी की वजह से। तो हिकमत अमली जब बनाई जाती है तो उसका एक दूसरा पहलू होता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन, और जो मामले खुसूसी बराए सेहत हैं काफ़ी ज़्यादा कंसर्न नज़र आते हैं कि इस तंबाकू नोशी को रोका जा सके। और एक और अच्छा इक़दाम जो उठाया है पंजाब की हुकूमत ने, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने उठाया है कि पंजाब भर में पॉलीथीन बैग्स जो हैं इनकी सेल पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद करने का फैसला कर दिया गया है और आवाम को भी आगाह किया जाएगा कि इसके जो असरात हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर कुन हैं और इसको कम से कम करना होगा इसका यूज़, और बाकी जो दूसरे सोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करना होगा ताकि इससे एनवायरनमेंट को भी हम प्रोटेक्ट कर सकें और आम आदमी की जो सेहत है उसको भी हम बचा सकें। इस पर बात करेंगे। हुमा सदफ पाकिस्तान टेलीविजन की नुमाइंदा लाहौर मरकज से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। हुमा, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब का एक बड़ा ज़बरदस्त फैसला है कि पॉलीथीन बैग्स जो एक बहुत बड़ा कॉज है हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब करने में, उसकी पाबंदी अब जो है वो लगा दी गई है, फैसला कर दिया गया है। क्या
آپ चूंकि कवर करती हैं, रिपोर्ट करती हैं, तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल पंजाब में ये पॉलीथीन बैग्स का होता है, तो किस तरह रोका जा सकता है? क्या ये भी कोई हिकमत अमली तरतीब दी गई है हुकूमती सतह पर? हुमा, आप मुझे सुन पा रही हैं? हुमा, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी। पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल के हवाले से एक जो फैसला वज़ीर आला पंजाब ने लिया है, क्या समझती हैं कि इतनी बड़ी तादाद में जो यूज है इसको किस तरह रोका जा सकता है? क्या इस हवाले से भी कोई हिकमत अमली है? जी बिल्कुल, असल में ये जो आला सदा का इजलास था ये बड़े शहरों की सफाई के हवाले से था, जिसमें सूबाई वजीर कानून जो कि वजीर बल्दियात भी हैं राजा बशारत भी मौजूद थे। उसमें ये गौर किया गया कि जैसे कि पिछली हुकूमत में एक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बनाई गई जिसके अंदर बाद में बहुत सारी बेज़ाब्तियां देखने में आई और पेमेंट्स के बावजूद कूड़ा साफ नहीं किया जा रहा था। उसके ऊपर गौर किया गया कि वो क्यों नहीं हो रहा, और उसमें जब मजीद चीजें देखी गई तो उसमें एक पॉलिथीन बैग जो थे वो बहुत बड़ी वजह थे, जो न सिर्फ माहौल को आलूदा करते हैं बल्कि सीवरेज में भी मसाइल पैदा करते हैं। और दुनिया भर में ये बात जो है तहकीक के जरिए हो गई है, अप्रूव हो गई है कि ये माहौलियाती आलूगी का बहुत बड़ा जरिया है। तो इस हवाले से वज़ीर आला ने ये हिदायत की कि पॉलिथीन बैग्स पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए, मगर इसको क्योंकि पूरे मुल्क में, खासतौर पर पूरे सूबे में, बड़े शहरों में एक खास बाज़ जगहों के अलावा एक खास कल्चर है, आम दुकानों पर पॉलिथीन बैग्स जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं और लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है, वो समझ नहीं पाते कि क्या नुकसानात हैं। तो एक तो उन्होंने कहा कि मीडिया इसके हवाले से आगाही पैदा करे और आम लोगों को पता होना चाहिए कि इसके बजाय अगर रिसाइकल होने वाले बैग, कपड़े के बैग, कागज के बैग इस्तेमाल किए जाएं तो माहौल पर मुस्बत असरात मुरतब हो सकते हैं। अच्छा उमा, आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जो दुकानदार हजरात हैं उनकी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एट द फर्स्ट प्लेस वो ही यूज ना करें पॉलीथीन बैग, वो जो कस्टमर्स आते हैं उनको डिस्करेज करें उन बैग्स के हवाले से, और उनका कितना बड़ा रोल है इसमें, आप क्या समझती हैं? जी बिल्कुल, उनका रोल तो है ही, कस्टमर भी रोल है। बाज बहुत जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं, चेन्स हैं, बाज कंटोनमेंट के एरियाज है, वहाँ पर पाबंदी है तो उस पाबंदी पर अमल भी किया जाता है। इसका मतलब है कि ये कोई नामुमकिन बात नहीं है। अगर दुनिया में बहुत जगह अमल किया जाता है, पाकिस्तान में भी कई इलाकों में अमल किया जाता है, तो पूरे सूबे में, बड़े शहरों में, सब जगह पर अमल किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए इसीलिए गौर किया गया कि कानून साजी की जाए। कमेटी तश्कील दे दी गई है राजा मोहम्मद बशारत की सरबराही में, जो इस हवाले से सिफारिशात तैयार करेगी और जो नेक्स्ट सेशन आएगा सारी ज़ाब्ते की कार्रवाइयों के बाद, स्टैंडिंग कमेटी से गुजरने के बाद, वो फिर उसको पेश किया जाएगा। जब वो बाकायदा कानून की शक्ल इख्तियार कर जाएगा तो फिर उस पर अमल दरामद के लिए दो चीजें होती हैं। एक, जैसे आपने कहा कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अपनी जिम्मेदारी सबको अदा करनी है, दुकानदारों को भी अदा करनी है। अगर घर से जाते हुए खवातीन या जो कोई भी सौदा लेने जा रहे हैं अपने घर से एक थैला ले जाएं। एक जैसे कि पहले पटसन के और बहुत सारी चीजों के बड़ा रिवाज था, एक कल्चर भी था, बड़े कल्चरल से अजरक के और बहुत सारी चीजों के थैले घरों में मौजूद होते थे, अभी भी होते हैं। अगर हम उस कल्चर को दोबारा लेकर आए तो वो एक फैशन भी होगा, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाएगी, और जब कानून साजी हो जाएगी तो एक तरह से उसमें एनफोर्समेंट के हवाले से भी आसानी पैदा हो जाएगी। जाहिर है कि वो कानून की खिलाफ वर्जी करना एक अलहदा बात होती है। कुछ लोग कानून होने की वजह से उसको अवॉइड करेंगे और कुछ लोग अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, मगर यकीनन जैसे कि वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि इस हवाले से हम सबकी बहुत जिम्मेदारी है कि हम कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है, हुकूमत भी करे, आम आदमी भी करे, क्योंकि हमने इस एनवायरनमेंट को बचाना है और ये पॉलीथीन बैग्स एक बहुत बड़ा कॉज है हमारे एनवायरनमेंट को खराब करने में। बहुत शुक्रिया। उम्मा सदफ हमारे साथ मौजूद थी, पाकिस्तान टेलीविजन की नुमाइंदा लाहौर मरकज से, और आगाह कर रही थी कि एक कमेटी तश्कील दे दी गई है और अब टास्क दिया गया है इसको कि किस तरह इसको एलिमिनेट किया जा सकता है पंजाब के तमाम छोटे और बड़े शहरों में। और इस प्लेटफॉर्म से भी हमारी यही अपील पंजाब क्या बल्कि पूरे पाकिस्तान के आवाम से कि ये जो पॉलीथीन बैग्स हैं जिनको आम जबान में शॉपर कहते हैं, इसका इस्तेमाल जो है इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना होगा। जिस तरह हुमा कह रही थी कि कपड़े का बैग हो, कागज़ का बैग हो, उसको इस्तेमाल किया जाए। और कुछ ऐसे प्लास्टिक्स भी अब मार्केट में दस्तयाब हैं जो डिग्रेडेबल हैं, यानी कि वो ज़्यादा हार्म जो है वो कॉज नहीं करते, तो उनका इस्तेमाल भी बेहद ज़रूरी है। और ये चीज़ें जो है वो करनी पड़ेंगी कलेक्टिवली, तभी हम अपने एनवायरनमेंट को बेहतर कर सकते हैं। यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और हम खबरें पर बात करेंगे।
पाक और हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 295 के तहत कुरान पाक की तौहीन काबिल सजा जुर्म है, जिस पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। वो गंदगी या रद्दी में ना फेंका जाए। हमें जो दुख दिया गया है उसका मिसाल तारीख में नहीं मिलता, मगर हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। ब्रेक के बाद खुशामदीद। वैसे तो मौसीकी की बहुत सी असनाफ हैं, लेकिन जैज एक ऐसी सेंस है जिसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, और आज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में जैज म्यूज़िक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और जैज म्यूज़िक जो है वो एक ख़ास मौसीकी है जिसको कुछ ख़ास इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए तख्लीक किया जाता है और तरतीब दिया जाता है, और बहुत ज़्यादा इस हवाले से जो इसको फॉलो करने वाले इसके जो शायकीन हैं वो मौजूद हैं। और इसी दिन की मुनासबत से बहुत से कॉन्सर्ट्स भी मुनक्किद किए जाते हैं पूरी दुनिया में, और जैज म्यूज़िक को बजाया जाता है और जो सुनने वाले हैं उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। और कुछ थोड़ी सी इसकी धुनें हम भी आपसे शेयर करना चाहते हैं कि जैज म्यूज़िक असल में है क्या। और आप देख सकते हैं कि ख़ास इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं इस म्यूज़िक को तरतीब देने के लिए। और पाकिस्तान में भी जैज़ की जो मौसीकी है, कुछ ऐसे मौसीकार हैं जो जैज़ मौसीकी तरतीब देते हैं। कुछ गाने ऐसे हैं हम देखते हैं कि उसमें जैज़ की जो मौसीकी है वो इस्तेमाल की जाती है। लेकिन आज के दिन पूरी दुनिया में इस मौसीकी को ट्रिब्यूट देने के लिए दिन मनाया जाता है, और कॉन्सर्ट्स भी और महफिलें भी मुनक्किद होती हैं। ये तो बात हुई कुछ जैज मौसीकी के हवाले से। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्रिकेट की। पाकिस्तान बरतानिया के दौरे पर है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने टूर मैचेस खेले हैं। पहला टूर मैच कैंट के अगेंस्ट पाकिस्तान ने जीता और दूसरा टूर मैच नॉर्थहैम्पटनशायर के अगेंस्ट पाकिस्तान ने जीता। खास बात इन टूर मैचेस की ये रही कि पाकिस्तानी बैटिंग क्लिक होती हुई नजर आ रही है। जो बल्लेबाज हैं वो स्कोर कर रहे हैं, और हमने देखा कि दूसरे मैच में 8 विकेटों से हमने कामयाबी समेटी है। उसमें खास बात फखर जमान की सेंचुरी रही, और ये बड़ा अच्छा मौका है कि तमाम तर जो क्रिकेटर्स हैं अपनी खोई हुई फॉर्म, चाहे वो बल्लेबाज हों चाहे वो बॉलर्स हों, वो इस टूर के आगाज से पहले ही हासिल कर पाएं, ताकि एक अच्छे फ्लो के साथ सीरीज में और वर्ल्ड कप में जा पाएं आगे। इस पर बात करेंगे अब्दुल मोशाह साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाह जी, आपने हमें ज्वाइन किया। ये तो बड़ा अच्छा साइन है। सब हम जब बात करते हैं तो कहते हैं कि ये तो बहुत हल्की टीमें हैं, लेकिन उसके बावजूद बल्लेबाज तो रिदम में आ गए हैं, सेंचुरीज हो रही हैं। जी शरदिल, असल में देखें, जब भी कोई टीम किसी दूसरे मुल्क में जाती है और खेलना शुरू करती है और कम्पिटिटिव क्रिकेट खेलती है, तो सबसे पहले जो चीज देखी जाती है वो ये होती है जी कि वो कितनी जल्दी उस एटमॉस्फेयर में अपने आप को एडजस्ट कर देती है। उसका जो खेलने का उनका रिदम है, कितनी जल्दी वो उसको कर लेती है, अडॉप्ट कर लेती है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान चाहते ही दोनों मैचेस पाकिस्तान ने जीते। साइड मैचेस हैं, कैंट और नॉटिंघमशायर की जो टीम्स हैं, ये कोई आसान टीम्स नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ अच्छी इजीली जीतना, ओवरवेलमिंगली जीतना, आसानी से जीतना, ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी खुशाइन खबर है, और पाकिस्तान की तैयारी के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम फखर जमान, फिर अहमद वसीम ने जिस तरह इनिंग खेली पहले मैच में, और वहां पे इनिंग खेली जब आपके 5 खिलाड़ी अराउंड 160 आउट हो गए थे, वो टीम को लेके चले, अच्छी सेंचुरी की, 2000 सेंचुरी की। फिर हमने दूसरे मैच में कल देखा कि फखर ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, इमाम ने भी अच्छी बैटिंग की। तैयारी करेंगे इस फॉर्म को जो रन्स बना रहे हैं, क्या इंग्लैंड की सीरीज में और फिर वर्ल्ड कप में क्या ये फॉर्म कैरी करेंगे ये बल्लेबाज जो रन्स कर रहे हैं? देखिए शेरदिल, जब आपने रन्स करना शुरू कर दिए और ऐसी जगह शुरू कर दिए कि जहां पे वर्ल्ड कप कल खेलना है,
इन्हीं विकेट्स पे आपने वर्ल्ड कप खेलना है, तो मेरा ख्याल है वो फिर फॉर्म कैरी होती नजर आती है और कैरी होती है ज्यादातर। ठीक। और मुझे नहीं लगता कि इंशाल्लाह के पाकिस्तान की जो टीम है अब वो जो बैटिंग एक वरीज थी कि टॉप ऑर्डर शायद बैटिंग में चले, मिडिल ऑर्डर बैटिंग में चले, वो वरीज आहिस्ता आहिस्ता मुझे दूर होते ही नजर आती हैं। और पाकिस्तान की जो एक न्यू लुक टीम ही समझे आप, नया प्लेयर है, थोड़ा खेला है, ज्यादा अर्सा वो खेला नहीं है, वो ओपनिंग प्लेयर वो रन करता नजर आता है। ठीक। बाबर आजम ने भी रन किए, तो मेरा ख्याल है ये आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान जब ये वनडे सीरीज और T20 एक तो मैच है 5 को, उसके बाद वनडे सीरीज है इंग्लैंड के खिलाफ, तो पूरा पाकिस्तान का एक आपको कॉम्बिनेशन बनता हुआ वर्ल्ड कप के लिए नजर आएगा। ठीक है। और ये भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा बॉलिंग के हवाले से, हसनैन को हमने बॉलिंग करते हुए देखा, जो क्लिप्स हमें नजर आए, बड़ी अच्छी बॉलिंग, वो अच्छी पेस के साथ टारगेट कर रहे हैं, अच्छे वेल डायरेक्टेड बाउंसर्स भी वो कर रहे हैं, तो ये खुशाइन बात है कि बॉलर्स भी हमारे जो है वो इस देखिए मेरा ख्याल है जो शहीन शाह अफरीदी ने पहले मैच में बॉलिंग की, वो मेरा ख्याल है जो वहाँ पे लोग थे, एक दो से मेरी भी बात हुई, उन्होंने कहा जी ऐसी बॉलिंग हमने कम ही किसी बॉलर को इतनी जल्दी अडॉप्ट होते देखा और इतनी अच्छी बॉलिंग करते अपने पहले टूर पे इंग्लैंड के हमने देखा। शहीन शाह अफरीदी ने कुछ 7 ओवर में अराउंड 20 रन दिए कैंट के अगेंस्ट, और वो जो स्पेल था उनका शुरू का, वो सुनने में आया कि बैट्समैन को बॉल नजर आना भी बड़ी मुश्किल हो रही थी और ठीक ठाक उनको सपोर्ट मिल रही थी विकेट से। फिर कल हसनैन ने बॉलिंग की। ये दोनों यंगस्टर हैं और दोनों में एक जोश है, और बॉलर के लिए आपको पता है शेरदिल के जोश होना, स्पिरिट होना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है विकेट्स लेने के लिए भी और रन को कर्टेल करने में भी। सही। और जो कुछ सेटबैक्स हमें नजर आते हैं, शोएब मलिक का वापस आना, शादाब का अनफिट हो जाना, ये क्या समझते हैं, कोई हर्ट कर सकेंगे पाकिस्तान को? जी होपफुली सब दुआ गो हैं कि शादाब टाइमली रिकवर कर जाएं, वो जो हेपेटाइटिस का उनको वायरस है उससे टाइमली रिकवर कर जाएं। और इसके अलावा जो शोएब मलिक पे जो कोई उनका इस तरह का मसला बना हुआ है, मसला आप खैर वो उसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन वो मसला वो हल हो जाए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंटरनेशनल बॉडी की इन्वॉल्वमेंट। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे अब्दुल मुशाह साहब, सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट, और तफसील से बात कर रहे थे पाकिस्तान के द्वारा इंग्लैंड के हवाले से। यहाँ पर प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। पूरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।